से रक्त बहना बंद हो जाएगा, तुम्हारी जान बच जाती है। लेकिन मान लीजिए कि किसी इंसान को डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी के अंदर साथियों उसका प्लाज्मा हो जाता है कमजोर। सुन लो सबके सब ध्यान से, अगर किसी इंसान को यहाँ पे शुगर की बीमारी है ना, उसका प्लाज्मा यहाँ पे कमजोर हो जाता है। सर प्लाज्मा कमजोर का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा कमजोर का बेटा मतलब होता है कि उसके शरीर के अंदर प्लाज्मा में जो फाइब्रोनोजन होते हैं वो नहीं पाए जाते। अच्छा, जब फाइब्रोनोजन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे उसके शरीर में साथियों जो कभी घाव होते हैं वो जल्दी नहीं भरेंगे। घाव जल्दी नहीं भरेंगे तो क्या होगा? घाव जल्दी नहीं भरेंगे तो लगातार ब्लड फ्लो करता रहेगा और एक्स्ट्रा मात्रा में ब्लड के फ्लो करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। यही रीजन होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं साथियों, उनकी कभी भी यहाँ पे चीरा फाड़ी वाली ऑपरेशन नहीं की जाती। अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, उसको यहाँ पे ऑपरेशन करना मैंडेटरी है। मतलब अगर मैं बात करूं उसका ऑपरेशन करना ही करना है तो क्या किया जाएगा? तो उसको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाएंगी जिससे उसका खून जो होता है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। लेकिन ज्यादा खून गाढ़ा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर खून को ज्यादा गाढ़ा कर दिया तो आपके हार्ट में क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे और उससे हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं साथियों, उनको बहुत सतर्कता से रहना चाहिए। अगर थोड़ी भी चोट लग जाए तो उनकी बड़ी समस्या हो सकती है। आप समझ गए कि क्यों शुगर को यहाँ पे मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं, क्यों शुगर को साथियों सभी रोग का जननी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो जाए तो उससे बाकी सभी बीमारियां भी बनना पैदा हो जाती है। तो ये रीजन है, तो शुगर से बचिए। और प्रॉब्लम क्या है सर कि हम जो भारतीय लोग हैं ना, हम भारतीय लोगों में साथियों शुगर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा जो खाना है ना, वो खाना ऐसा है, हमारे खाने में साथियों रोटी है, चावल है, आलू है। हमारा जो भोजन है पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक होता है। हम कार्ब ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। और ये मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स का अंतिम जो उत्पाद है हमारे शरीर में वो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज से क्या बढ़ती है? शुगर बढ़ती है। आप समझ गए छोटी सी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने ये छोटा सा कंसेप्ट जो समझा दिया आपको, इसमें गलती मत करना। ठीक है बालक, चलो। तो अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है सर कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे क्लॉटिंग कैसे होती है? देखो, अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं बेटा सुन लो सबके सब ध्यान से। अब ये क्लॉटिंग की देखो स्टेप होती है कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे कैसे जो रक्त का थक्का है वो जमता है। इसको मैं बहुत सारे स्टेप में बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे क्लॉटिंग होने वाली है, कि ब्लड के अंदर जो रक्त होता है वो कैसे जमता है। इसको सुन लो, अगर ये समझ गए तो आपको सारी सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। कुछ बातें आपको एडिशनल बताऊंगा, सुनो। सबसे पहले साथियों हमारे शरीर में तीन यहाँ पे तत्व होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा है कैल्शियम। क्लियर सारी बातें? तो हमारे शरीर के अंदर साथियों बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे, जिसके अंदर पहला मिलता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा होता है साथियों कैल्शियम। ये तीनों के तीनों आके यहाँ पे निर्माण करते हैं किसका? थ्रोम्बिन का। तो इनसे किसका निर्माण है जो किया जाएगा? तो इनसे साथियों बनता है थ्रोम्बिन। क्या बनती है? थ्रोम्बिन बनती है। ओके भैया, अब ये जो थ्रोम्बिन होती है किससे जुड़ती है? ये थ्रोम्बिन साथियों जुड़ जाती है फाइब्रोनोजन से। फाइब्रोनोजन से ये फाइब्रोनोजन कहां पे पाई जाती है? तो ये साथियों फाइब्रोनोजन पाई जाती है कहां पे? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में। और इनसे किसका निर्माण होगा? तो इनसे साथियों निर्माण होता है फाइब्रिन के धागों का, जिसे बोलते हैं फाइब्रिन क्लॉट्स। ठीक है, तो इनसे किसका निर्माण होने वाला है? तो इनसे साथियों निर्माण होगा फाइब्रिन के धागों का, जिसे बोलते हैं फाइब्रिन